वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। तो हमारा जैसा तरीका पढ़ने का, सबसे पहले पीवाईक्यू देखते हैं। तो इस अधिनियम से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डील करेंगे। ठीक है। तो इस अधिनियम से आने बहुत छोटा अधिनियम है, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें से आया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा। सिंपल सा परिभाषा वाले सेक्शन में मिल जाएगा पर्यावरण की परिभाषा, वहां से पूछा गया था 2 नंबर के लिए। एनजीटी का महत्व, वो भी 2 नंबर के लिए था। फिर से पर्यावरण को परिभाषित कीजिए करके 2022 में आया था, 2024 में आया है, 2 बार 2 2 नंबर का। इसके बाद अलावा अगर इस अधिनियम के नियम आदेश इनका उल्लंघन किया जाता है तो क्या शास्ति दी जाती है, उसके बारे में था 4 नंबर के लिए 2021 में। और एक क्वेश्चन 2024 में आया था 8 नंबर के लिए, प्रवेश व निरीक्षण के अधिकार समझाइए करके। तो पिछली बार आया है क्वेश्चन इसमें से, इसलिए अब बहुत छोटा सेक्ट है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये उद्देश्य हो गया आपका। ठीक है। पर्यावरण के संरक्षण, सुधार, ये तो सब बेसिक चीजें अपन। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में जो स्टॉकहोम में हुआ था, भारत ने भाग लिया और निश्चय किया कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण सुधार के लिए समुचित प्रयास उठाया जाए। और इसी के तारतम्य में आगे चल के ये अधिनियम लाया गया था। परिभाषाएं, ये देखो पर्यावरण की परिभाषा जो 2 बार आया है। अंतर्गत जल, वायु, भूमि है, और वह अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव और संपत्ति के मध्य विद्यमान है। मतलब वो एक संबंध, और ये दूसरा जल, वायु और भूमि, ये 4 चीजों को आपको डील करना पड़ेगा कि पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु, भूमि है, और वह अंतर संबंध है इनके मध्य जो जल, वायु, भूमि तथा मानवों, जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। बाकी सारी जितने पर्यावरण की परिभाषाएं हैं, सबको परिभाषा वाले चैप्टर में करेंगे एक साथ, जो एक वीडियो बनेगा। अब मेन इसमें जो दिया है उसको पढ़ते हैं, ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए, है कि नहीं। परिभाषा को ना एक वीडियो बनाने का कारण ये है कि एक वीडियो देखो, पूरा परिभाषा खत्म, रिवीजन। क्योंकि 2 नंबर 4 नंबर में आता है तो आधा घंटा या 1 घंटा जो भी लगेगा, पूरा खत्म कर देंगे उसको। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में। ठीक है। पहला, धारा 3 में क्या है देखिए। धारा 3 में है, केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। मतलब केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्ति है पर्यावरण सुधार संरक्षण के लिए, वो इसमें बताया गया है। ठीक है। क्या क्या शक्ति है, अब खुद सोचो, बिना पढ़े, चलो खुद सोचो। अगर तुम मान लो अथॉरिटी हो सरकार में, और आपको बताना होगा कि भाई पर्यावरण संरक्षण एक अधिनियम है, उसमें सरकार क्या क्या शक्ति रखे, तो क्या क्या लिखोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बाई चांस कुछ याद ना आए तो फिर आप क्या लिखोगे, रटा उटा के बार काम नहीं आता है। तो वहां पर ये सारी चीजें काम आती। तो भाई देखो, जैसे पर्यावरण संरक्षण में क्या शक्ति होनी चाहिए, पहला तो ये कि जो कारखाने वारखाने बन रहे हैं तो उनका जो रेगुलेशन हो, वो सरकार के मानक के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई उल्लंघन करे तो उसका दंड देने की शक्ति होनी चाहिए। अभी एक्ट में नहीं जा रहे हैं, बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है। तो कोई कारखाने संबंधित हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि भाई उसमें जो उल्लंघन कर उनके दंड देने के लिए एनजीटी की व्यवस्था जो की गई है, उसके संबंध में बोल सकते हैं, उसमें नियम है ना, और दंड की प्रावधान, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो जन जागरूकता कार्यक्रम है उसको प्रसारित करने संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है सोचो। इसके अलावा आपका जो मानक होते हैं पर्यावरण संरक्षण के मानक, उसका फॉलो करवाने की जिम्मेदारी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अवश्य रूप से होंगी। अब इसमें केंद्र सरकार की भूमिका को अब देखते हैं एज ए एक्ट में क्या दिया है उसके अनुसार। तो देखो, पहला पॉइंट बोलता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जो पर्यावरण के संरक्षण और क्वालिटी में सुधार के लिए आवश्यक हो। ऐसे सभी उपाय कर सकती है जो उसके अनुसार पर्यावरण की संरक्षण और सुधार में, क्वालिटी में सुधार के लिए आवश्यक समझे। तो ये पहला हो गया। दूसरा, इसके उपबंधों प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अंतर्गत क्या क्या उपाय कर सकती है वो बताया गया है। राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों की इस अधिनियम के अधीन बनाए गए अधिनियमों के तहत होगी, ये सारी चीजें हैं। इसको देखो, निवारण, नियंत्रण, उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना, ये उसका काम है। इसके अलावा क्वालिटी के लिए मानक निर्धारित करना, देखो हम लोग बोले थे मानक होगा, कार्यक्रम बनाएगा, सारी चीजें हम जो सोच रहे हैं उसी में से ही रहता है, कोई विशेष नहीं रहता। परिसंकट में पदार्थों को हथालने की प्रक्रिया और रक्षोपाय, दुर्घटनाओं के निवारण के लिए काम किया जाएगा, है ना। उद्योग स्थापित हो रहा है तो उसके मानक होंगे। तो ये सारी चीज पर्यावरण प्रदूषणों के उत्सर्जन के मानक होंगे। समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना,
तो सारी चीज़ें बेसिक है जो आप समझते हैं और कर सकते हैं। प्रसार करना, जानकारी एकत्र करना, निवारण, नियंत्रण, उपशमन कार्य करना, सारी चीज़ें। इसको 5-6 जो कीवर्ड्स है उसको याद कर लो और उतने को फिर मेंशन कर देना, खत्म। जैसे क्या क्या कीवर्ड था, पहला था कि उपाय, ठीक है, तो वो सारे उपाय कर सकती है जो उसको संरक्षण के लिए आवश्यक लगे, पहला उपाय था। उसके बाद क्या था आपका, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना था एक, तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषक प्रदूषक संबंधी कुछ नियम बना रहे हैं, उत्सर्जन के, उद्योग स्थापना संबंधी नियम बना रहे हैं, ठीक है, दुर्घटनाओं के निवारण संबंधी नियम बना रहे हैं, अनुसंधान के लिए नियम बनाया जा रहा है, निवारण और नियंत्रण के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ आप एक जगह पे ऐसे लिख के कुछ शॉर्ट ट्रिक याद बना के ये पहले वर्ड का याद कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट। अब अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्ति एवं कर्तव्य जो धारा 4 के तहत है। 3 में सरकार की शक्ति है, 4 में है अधिकारियों की नियुक्ति और सरकार कर्तव्य, तो मतलब उनकी कर्तव्य क्या क्या है। तो इस ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, केंद्र सरकार करेगी, जो इस नियम के अधीन आवश्यक है, तो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, बस एक लाइन याद रखो। अब 5 में है निर्देश देने की शक्ति। 5 में क्या है, निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए किंतु इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी। ऐसा व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकरण ऐसे निर्देश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा, ठीक। तो निर्देश देने की शक्ति है 5 में, ठीक है, निर्देश दे सकता है भाई, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, किसी उद्योग संक्रिया प्रक्रिया को बंद करने, देखो क्या क्या निर्देश दे सकता है, तो उद्योग प्रक्रिया को बंद कर सकता है, विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को रोकने के लिए देने सकती है। तो ये दो आप पॉइंट को ऐड कर देना उसमें, निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत करके, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है 5 का, एन राष्ट्रीय हरित अभिकरण को अपील, एनजीटी को अपील, तो अपील देखो, जो व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अभिकरण 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात धारा 5 के अधीन जारी की निर्देशों से व्यथित है, अगर ये 5 के निर्देश से वो कोई व्यथित है, तो एनजीटी में जाके वो धारा, एनजीटी अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित जो राष्ट्रीय हरित अभिकरण है उसमें वो अपील फाइल कर सकता है। तो बस याद रखना 5 का में अपील है, 5 ए में अपील है, याद रखो का मतलब ए रखो, 5 ए में अपील है, और अपील कहाँ फाइल होगी, एनजीटी में होगी। उसका अलग से अधिनियम है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है, इस अधिनियम के तहत नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010 इसके तहत स्थापना किया गया है, एनजीटी 2010, ठीक है। यहाँ पर अपील किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण का विनिमय करने के लिए नियम, क्या क्या नियम है देख लेते हैं। तो इस नियम के अधीन रहते किसी बात नियम बना सक देखो नियम बना सकेगी, जल वायु तक मानक तय कर सकेंगे, ये सारे बेसिक चीजें। परिसंकट में पदार्थों को हटाने के लिए प्रक्रिया और रक्षक, जो अभी केंद्र सरकार की हम लोग शक्ति पढ़े ना, उसी को इसमें भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई विशेष अलग नहीं है, ठीक है। नियम बनाने के साथ अब यहाँ पर देखते हैं निवारण, नियंत्रण और उपशमन के बारे में। साथ में क्या है, उद्योग, उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषणों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना। तो उद्योग में जो है एक मानक से अधिक उत्सर्जन न हो उसके लिए उपाय किया गया धारा 7 के तहत। 8 में परिसंकट में पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों के रक्षोपाय का पालन करवाना। और 9 में कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना, ठीक है। अभी 10 में देखो यही क्वेश्चन आया था, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां, तो इसी को लिखना था 2024 में। नमूनों लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 11 के तहत, ठीक। अब 12 में पर्यावरण प्रयोगशाला, ठीक, इसको देखते हैं, डील करता हूं मैं, ऐसे नहीं भागूंगा, टेंशन मत लो। 5 में हो गया राष्ट्रीय हरित अभिकरण को अपील कर दिए। उसका 6 में क्या था, 6 में है पर्यावरण प्रदूषण का विनिमय करने की शक्ति। अब यहाँ से याद करो 7 से, अध्याय 3 में जो है 7 से, 7 में क्या है, उद्योग जो है पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं मानक से ज्यादा, उन पे नियंत्रण करना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उद्योग चलाता है और मानक से अधिक उत्सर्जन करता है तो वहां पर वो कंट्रोल किया जाएगा, उसकी आज्ञा नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। 8 में परिसंकट में पदार्थों को हथालने वाले व्यक्ति के संबंध में है कि उसको भाई कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो 7 को याद रखना, 7 में क्या है, उद्योग के बारे में, उद्योग ज्यादा हो रहा है। परिसंकट में पदार्थ वाले क्या है, 8 के लिए है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 10, वैसे पिछले बार आ गया ये तो। 10 प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति धारा 10 के तहत है। प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति क्या है, धारा 10। 10 अब बस, अब ऐसे याद कर लो कि बस से उतरे हैं प्रवेश और निरीक्षण करने के लिए और वहां जाके बोल रहे हैं 10 बज गया रात को, अब बंद कर दो। हम लोग 10 लोग की टीम है,
तो हम 10 लोग को हम लोग क्या कर देंगे, बस बस में बैठा के ले जाएंगे, ऐसा याद रखो। मतलब ऐसे याद रखो कि 10 में पूरा याद होना चाहिए, 10 से बस 10 बजे पहुंचे हैं, 10 लोगों की टीम है, 10 लोग को पकड़े हैं, 10 लोग को हवालात में डाल दिए प्रवेश निरीक्षण के दौरान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। ऐसे करके मतलब कुछ भी बार बार बोलोगे तो याद हो जाता है चीजें। प्रवेश निरीक्षण की शक्तियां, ठीक है, 10। अब देखो इसमें क्या क्या शक्तियां हैं उसको देखो, पढ़ने में मजा आएगा इसको। इस धारा को बंधनों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जो वह आवश्यक समझे किसी स्थान में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकेगा। प्रवेश करने की शक्ति है इसमें कि वो प्रवेश कर सकेगा, ठीक है। क्या के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा, तो पहला यह है कि वो केंद्रीय सरकार के कृत्यों में से किसी का पालन करने के लिए, केंद्र सरकार ने उसे कोई कृत्य दिया है, कार्य दिया, उसके पालन करने के लिए। दूसरा, यह उल्लेख करने के प्रयोजन के लिए क्या ऐसे किन्हीं कृत्यों का पालन किया जाना है, यदि हाँ तो किस रीति से किया जाना है, या किस इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किन्हीं उपबंधों का या इस अधिनियम के अधीन तामील की गई सूचना निकाले गए आदेश, दिए गए निर्देश या अनुत्तर प्राधिकरण का पालन किया जा रहा है। ये सब छोड़ो, बस इतना याद रखना, कृत्यों का पालन करना, एक लाइन याद रखना। उसके बाद नीचे में इतना बड़ा दिया लग रहा है लेकिन है छोटा सा, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो प्रवेश निरीक्षण की शक्ति शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात है। केंद्र सरकार, इस पहला लाइन लिखना, केंद्र सरकार जो है एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो प्रवेश निरीक्षण का अधिकार रखेगा। फिर दूसरा लिखना कि जो व्यक्ति रहेगा वो सभी युक्ति युक्त साक्ष्यों पर किसी स्थान से प्रवेश करेगा। कृत्य निर्वहन हेतु यह सभी युक्ति युक्त जो इसके पास वो रहेंगे अधिकार, उसके साथ ये प्रवेश करेगा, किसी भी स्थान पर जाके प्रवेश करेगा। फिर अधिनियम के मानकों का पालन कर रहे या नहीं जांच करेगा, इसमें पूरा वही लिखा है एक लाइन में बोलो तो, वो जांच करेगा वहां पर कि भाई जो अधिनियम के मानक हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अधिनियम है, इसके अधीन बनाए गए जो नियम है उनका पालन हो रहा है कि नहीं वो देखेगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उद्योग संचालक ऐसी व्यक्ति की सही प्रकार से सहायता करेगा। याद रखना, इसमें कहीं आगे दिया होगा देखना कि उद्योग संचालक जो है ऐसे व्यक्ति जो प्रवेश और निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं उनका सभी प्रकार के व्यक्ति को सही प्रकार का सहायता देने के लिए आबद्ध होगा, ठीक है। इसमें लिखा गया स्पष्ट रूप से। तो 4 पॉइंट आप याद रखना, चार चार पॉइंट को ही आप 8 नंबर के लिए खींच सकते हो। तो यही है कि धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, तो सीधा लिखना केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी संस्थान में प्रवेश एवं निरीक्षण करने हेतु एक अधिकारी नियुक्त कर सकती है। दूसरा पॉइंट लिखना, वह अधिकारी युक्ति युक्त शक्तियों के साथ जांच लेने हेतु, नमूने की जांच करनी होती है, नमूना लेने हेतु प्रवेश करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर वहां पर तीसरा पॉइंट लिखना कि अधिनियम के मान वो चेक करेगा कि अधिनियम के मानकों का फॉलो जो है वो संस्थान कर रही है कि नहीं, तीसरा हो गया। चौथा ये लिखना कि जो संस्थान के ऑनर हैं वो उसके पूरा सहायता करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। और एक और लिख देना पांचवा करके जोड़ के कि भाई ये सभी नमूने आगे कार्रवाई के लिए प्रयोग किए जाएंगे, ऐसे करके 5 पॉइंट बना सकते हो। 4 नंबर में आएगा तो लिख देना, ठीक है। समझ आ गया ये। अब 11 में देखो, 11 में नमूना लेने की शक्ति, 11 में क्या है, नमूना लेने की शक्ति। तो जो क्वेश्चन आया था वो दोनों को ऐड करके आया था, प्रवेश और निरीक्षण नहीं, एक ही था, प्रवेश और निरीक्षण के अधिकार बारे में था, धारा 10 ही था, ठीक है। तो प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार समझ गए क्या क्या है। प्रवेश कर सकता है युक्ति युक्त कार्यों हेतु, यहाँ पर दिया गया केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, चेक करेगा, मानक लेगा कि भाई वो सब सही हो रहा है कि नहीं, और वो जो बंदा है संचालक वो सहायता करेगा। इतना लिख देना काफी है, ठीक है। जानबूझकर विलंब करेगा तो वो दोषी होगा, ये सारी चीज ऐड कर सकते हो। अब नमूना लेने की शक्ति को देखो, नमूना लेने के लिए क्या बोला जाता है। तो देखो केंद्र सरकार ने एक व्यक्ति को, किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा, एक सब में लिख सकते हो। और वो क्या क्या नमूना ले सकते हैं, किसी कारखाने परिसर से वायु, जल, मृदा, इन सब का नमूना ले सकते हैं, ठीक है। अब इन सब का नमूना ले सकता है। इसके अलावा दूसरा यह है कि नमूना के विश्लेषण का परिणाम विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगा। इसमें यह कहा गया है इस अधिनियम के तहत कि जो नमूने का विश्लेषण का जो परिणाम है वो किसी भी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा। इसमें कंडीशन ये है, दो तीन चीजें कि क्या क्या, सॉरी, ये उपधारा 3 और 4 के अधीन होते हुए अनुपालन नहीं किया जाता तब तक, ठीक है। साक्ष्य रूप में ग्रहण किया जाएगा लेकिन उसे उपधारा 3 और उपधारा 4 के उपबंधों का अनुपालन फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो उसको क्या किया जाता है, नमूना के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अब क्या फॉलो किया होगा, तो सिंपल सी बात है, उसको पूर्व सूचना दिया होगा, उसकी उपस्थिति में नमूना लिया होगा, ये दो तीन चीजें हैं और कुछ नहीं। ठीक, पहला तो ये कि नमूना लेने की पूर्व सूचना होनी चाहिए उसको, ठीक है।
दूसरा ये कि भाई कि वो अधिष्ठाता की उपस्थिति मतलब जो संचालक है, मालिक है, उसके उपस्थिति में लेना चाहिए नमूना। सील बंद करके लेना चाहिए और जो प्रमाणित प्रयोगशाला है वहीं पर चेक कराना है। तो 3-4 कंडीशन फॉलो कर देगा तो फिर वो विधिक कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये नमूना हो सकता है यही आ जाए 11-11। ठीक है, पिछली बार 10 आया था। नमूना लेने की शक्ति क्या है? नमूना। अब 11 को नमूना जोड़ देते हैं। एक पर एक 11 तो है, लेकिन 11 पूरा नमूना जैसे आदमी है। बोलते नहीं एक पर एक 11, लेकिन नमूना से कम नहीं है, एक से एक नमूना है। ऐसा बोलते हैं हम लोग, एक से एक नमूना है। तो नमूना 11। ठीक है। जब कोई नमूना लिया जाता है तो नमूना लेने व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति पर सूचना की तामील कराता है। ठीक है, सूचना की तामील कराना, ये सारी चीजें हैं। ठीक, इतना लिख दोगे आराम से। 4 में 3 और 8 में 5 नंबर, 6 नंबर आप खींच लोगे। ठीक है, ज्यादा भी मिल सकता है समझ नहीं रहा तो मैंने 10 और 11 पढ़ाया आप लोग को, आई थिंक समझ आया हो। 10 में प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार था, जिसके तहत कोई केंद्र सरकार जिस अधिकारी को नियुक्त करेगी वो प्रवेश कर सकता है संस्थान में। और वहां जाने के बाद वो क्या करेगा, वहां पर जाके मानकों का जांच करेगा कि वो सभी मानक इस अधिनियम के तहत फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। वहां का जो संचालक रहेगा उसका सपोर्ट करेगा, मतलब सहायता करेगा कि आप सभी प्रकार से मानक चेक कर लीजिए। और आवश्यकता पड़ने पर नमूना भी ले सकता है। ठीक है, फिर नीचे आप लिख सकते हैं कि भाई नमूना जांच लेख शक्ति में धारा 11 के तहत जो अधिकारी नियुक्त किया है केंद्र सरकार, वो किसी में संस्थान में प्रवेश करके नमूना ले सकता है। वायु, जल, मृदा, इन सब का, कारखाने परिसर का नमूना ले सकता है। और वो नमूना जो है विधिक कार्रवाई में साक्ष्य में ग्रहण किया जाता है, लेकिन तभी ग्रहण किया जाता है जब वो 3-4 शर्तों का पालन करे। पहला ये कि जो नमूना लिया गया है वो अधिष्ठाता यानी संचालक की उपस्थिति में लिया गया हो। दूसरा ये कि जो नमूना लिया गया है वो तुरंत सीलबंद किया गया हो। तीसरा ये कि जो नमूना है वो प्रामाणिक प्रयोगशाला जो इस अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं वहीं पर वो चेक होना चाहिए, अन्य में नहीं। तो 3-4 कंडीशन आप लिख सकते हैं। ठीक, 10 और 11 मैंने आपको समझा दिया। अब और आगे देखते हैं, कुछ काम का हो तो देखेंगे। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 12 में है प्रयोगशाला। देखो 12वीं में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पहली बार प्रयोगशाला देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि 12वीं बोर्ड था। 11वीं में कहाँ मिलेगा? 11वीं में तो हम लोग को बोल दिया तुम लोग को तो हम ही पास करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, प्रयोगशाला में जाओ। तो फिर 12वीं में कैसे करते? 12वीं में तो आपका बोर्ड होता है ना, तो 12वीं में प्रयोगशाला में जाना ही जाना था, इसलिए हम लोग को 12वीं में प्रयोगशाला में भेजा गया था। अब पर्यावरण प्रयोगशाला के बारे में देखते हैं। तो देखो केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा एक से अधिक प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है। और इस अधिनियम के अधीन किसी पर्यावरण प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य करने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाएं के रूप में मान्यता दे सकती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार सबसे पहले राजपत्र में सूचना द्वारा एक की स्थापना कर सकती है, या फिर दूसरा किसी प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दे सकती है। इसके बाद फिर नियम बना सकती है इसके कृत्य के लिए, और जो नमूना लेने की रिपोर्ट है उसके फॉर्म के लिए सारी चीजें बना सकती है। 12 में प्रयोगशाला इतना ही रखना, बाकी अंदर का मटेरियल उतना कुछ खास नहीं है, लिख सकते हो केंद्र सरकार स्थापना करती है, उसके नियम बनाती है, ये वो 10 प्रकार का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धारा 13 देखते हैं, सरकारी विश्लेषक। तो ये बस वही वहां पर जो नियुक्त होगा उसके बारे में। तो केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी, राष्ट्रपति में सूचना द्वारा नियुक्त करेगी ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वो ठीक समझे, जिनके पास विहित अर्हताएं हैं। उनको जो प्रयोगशाला स्थापित किया गया उसको विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकती है। वहां पर नियुक्त किया जाता है सरकारी विश्लेषक प्रयोगशाला में। चेक करता, सीधा अगर जांच करता मतलब, ठीक है, चेकर, वो नियुक्त किया जाता है 13 में। 13, 14 में विश्लेषकों की जो रिपोर्ट आती है वो है 14 में। तो ये रिपोर्ट जो है ऐसी दस्तावेज का जिसका किसी सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्य है। ये आगे साक्ष्यों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, विधिक कार्रवाई में। धारा 15 में अधिनियम तथा नियमों, आदेशों, निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति, ये इंपॉर्टेंट है। जहां जहां शास्ति मिलेगा सभी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे शास्तियों को आप लोग भी अपने हिसाब से कर लो कि एक जगह पे लिख दो सारे शास्ति के एक्ट, मतलब वो सारे शास्त्री जी, मतलब हर एक्ट का शास्ति कितना है और किस धारा में है, इसको एक जगह पे लिख के रखो। इस पिछले बार सिविल राइट्स का आ गया था, सामाजिक दंड वाला। इस बार पता नहीं किस एक्ट का शास्ति पूछ दे। शास्ति इंपॉर्टेंट है, रखो रहो। इसमें 15 में, इसमें क्या है 15 में 15 प्रकार की शास्ति मिल रही हैं इसको। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण में शास्ति 15 में है। ठीक है, पर्यावरण शास्ति 15। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में शास्ति कितना था याद करो, थोड़ा सा याद करो, चलो धारा याद करते हैं। कितना था याद करते हैं। शास्ति था पिछले एक्ट में
250 रुपये पर डे के हिसाब से 25,000 रुपये तक बढ़ेगा बोले थे, है ना। और शास्ति जो था इसमें वो था 20, ठीक है, 20 में शास्ति था आरटीआई एक्ट का। उसको 250 से ही मैं इमेजिन कर लिया था कि जैसे 250 रुपये पर डे हिसाब से ना, तो 5 काट दो, 20 ऐसे याद आ जाएगा, क्योंकि 250 याद रहेगा कि उतना रुपये पैसा पेड करना रहता करके, लेकिन धारा भूल जाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं 20 था करके, ठीक है। अच्छा, और बाकी पिछले एक्ट में देखते हैं याद आता है। ST SC एक्ट जो था, अत्याचार निवारण अधिनियम, उसमें क्या था शास्ति, याद है किसी को? शास्ति उसमें क्या था, क्या था? देखो मेरे को सिविल राइट्स का याद आ रहा है, उसमें 100, 500 और 1 वर्ष, 5 वर्ष वाला जो क्राइटेरिया था वो था। और वो अलग अलग धार्मिक, सामाजिक, 3, 4, 5 ऐसे करके अलग अलग में था, है ना। और एक जो है क्या बोलते हैं उसको, एक में जो है, अच्छा पुनः रिपीट कर रहे हैं तो वो 200, 500, 500 1000 हो जाता था, और 6 महीने से एक, सॉरी, 1 महीने 6 महीने, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से अधिक, ऐसे करके था ये, ठीक। ओके, तो वो तो याद है। बाकी अभी चलते हैं वापस इसी एक्ट में। ये रिवीजन करना जरूरी होता है, ऐसे ही पढ़ते रहा करो, जब भी कुछ रिलेट करके पढ़ते हो तो। जैसे याद नहीं आता तुरंत देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो याद ही कर रहे हो, याद नहीं है तुरंत देख लो, क्या दिक्कत है कि नहीं? अब इसमें शास्त्री देखें, इसमें शास्त्री है 15। कौन से नंबर पे है? 15। 15 से याद करो पर्यावरण। पर्यावरण, क्योंकि आपको एक्ट का नाम भी याद करना है। देखो पर्यावरण में याद रखना 15। 15 में क्या है? शास्त्री। ये तीन चीज बोल दिया तो मेरे ख्याल से अब नहीं भूलोगे। वैसे कुछ ट्रिक स्पेशल नहीं बना है, लेकिन पर्यावरण से पास से पर्यावरण पास से 15, और शास्त्री आप लोग आई थिंक रिलेट कर पाओगे अब। शास्त्री विशेष होता है। देखें कितना है, चलो। जो कोई इस अधिनियम के यदि उपबंधों नियमों का पालन नहीं करेगा उसको क्या दंड मिलेगा, तो उसको अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है भाई। 5 वर्ष, 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, 1 लाख रुपए, और दोनों में से कोई दंडित किया गया। ऐसे असफलता उल्लंघन चालू रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माने के रूप में, ठीक है, 5,000 रुपए तक हो सकेगा। यदि उपधारा 1 के निर्दिष्ट असफलता उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात 1 वर्ष की अवधि के आगे भी चालू रहता है तो कारावास, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। इतना सारा दंड है इसमें, देखो, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग क्या था, अगर कोई क्या बोलते हैं असफल रहता है पालन करने में, तो 5 वर्ष तक का मैक्सिमम है ये। 5 वर्ष तक की कार्रवाई होगी, मतलब कारावास होगा, और 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शास्ति, 5 वर्ष और 1 लाख, ठीक है। 5 वर्ष से 1 लाख मेन है, फिर भी जारी रहता है तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ेगा। और 1 साल तक अगर जारी रख दिए तो 7 साल का, 5 की जगह 7 साल हो जाएगा कैद, मैक्सिमम, ठीक है। तो याद रखना, 5 वर्ष 1 लाख रुपए, काफी बड़ा शास्ति है। कंपनी द्वारा अपराध, देखो इसमें भी वही चीज है जो हम लोग पहले कंपनी पद में पढ़े हैं कि कंपनी द्वारा कोई भी काम किया जाए, सीधे से लिखना, कंपनी के जो संचालक होते हैं उस समय के जो सचिव होते हैं वो जवाबदार होते हैं। लेकिन अगर वो साबित कर दें कि वो इसके बारे में नहीं जानते थे या तत्परता से उन्होंने कंट्रोल करने का प्रयास किया था, तो उनको मुक्त कर दिया जाता है। यही सब इसमें भी लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं इसके, कोई विशेष इसमें नहीं है, पहले भी इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, अगर मान लो कोई सरकारी विभाग अपराध कर दी तो क्या होगा? ये तो खतरनाक बात हो गई, इसलिए खतरा में 17 में रखा गया इसको। क्या है, देखो, जब अधिनियम के अधिनियम के दिन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है तो वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध को दोषी समझाएगा, याद रखना। विभागाध्यक्ष, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है मे बी, कि सरकारी विभागों द्वारा अगर अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो किसको दोषी माना जाता है, तो वहां से विभागाध्यक्ष को माना जाता है, ठीक है, डायरेक्ट विभागाध्यक्ष। बट परंतु यदि विभागाध्यक्ष इस बात को साबित कर दे कि वो जो है उसको पता नहीं था, एक तो जानकारी के बिना, या दूसरा तत्परता से अपराध के निवारण हेतु तो प्रयास किया, तो फिर वो दोष मुक्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर, और अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है, यह बात साबित हो जाए कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी भी अधिकारी की सहमति या मौन कुलता में हुआ है, तो तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध को दोषी समझाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, विभागाध्यक्ष रहता है, साबित कर दे कि उसकी जानकारी के बिना हुआ है या अपराध को रोकने के लिए प्रयास किया था, तो उसको नहीं दिया जाता फिर दंड का भागी। और कोई ऐसा अधिकारी जिसको पता था उसने बात नहीं की रखा, तो फिर उसको भी दंड मिलता है। 18 तो वही चीज है, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेश या दिए गए निर्देश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने वाली आश्रित किसी बात के लिए
कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा कि इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के सदस्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। काम का नहीं है, आगे बढ़ो। अपराधों का संज्ञान, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। क्या? केंद्र सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जिसने अभी कथित अपराध की और परिवाद करने के अपने साक्ष्य की विहित रीति से कम से कम 60 दिन पूर्व सूचना केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे दी हो। ये उतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, छोड़ो। जानकारी रिपोर्ट देना है बस, दोनों रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया जाएगा समय समय पर, राज्य सरकार को केंद्र सरकार को सब देगा, छोड़ो उसको। लोक सेवक होगी, ठीक है। अभी अधिकारता का वर्जन, यहाँ भी वर्जन कर दिया गया है किसी सिविल न्यायालय को। ठीक है, अधिकारता नहीं है डायरेक्ट ग्रहण करने की, प्रत्यायोजन की शक्ति ये सब छोड़ो। नियम बनाने की शक्ति सेम है जो हर अधिनियम में रहता है। ये कंप्लीट, तो कितना छोटा एक्ट था खत्म हो गया। इसमें मेन क्या क्या बातें थी रिविजन भी कर लेते हैं। और जो अभी तक बने हुए वीडियो में अपना नाम लिखिए, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र बनते हैं। उद्देश्य तो सिंपल है, पर्यावरण संरक्षण करना, संवर्धन करना, ठीक है, सुधार करना, सारी चीजें। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, पर्यावरण पर ऐसे याद रखना कि कोई और बाकी जो परिभाषाएं उसको एक साथ से पढ़ेंगे तो एक ही साथ पढ़ने के, छोड़ो अभी। धारा 2 में क्या है, अध्याय 2 केंद्र सरकार की साधारण शक्तियां। धारा 3 के तहत केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति है। धारा 3 केंद्र सरकार के पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए उपाय की शक्ति है। क्या की शक्ति होंगी, तो ऐसे सभी उपाय कर सकती है जो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यक समझे। इसके अलावा वो कार्यक्रम संचालित कर सकती है, राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसके अलावा जो परिसंकट में पदार्थ हैं उसके हटाने के नियम बना सकती है, उद्योग के संचालन के नियम बना सकती है, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए प्रयास कर सकती है, दुर्घटनाओं के निवारण के प्रयास कर सकती है। इसके अलावा जो है अन्य मानक जो है वो निर्धारित कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद 4 में अधिकारियों की नियुक्ति और शक्ति एवं कर्तव्य बताए गए हैं। केंद्र सरकार नियुक्त करती है और उसके कर्तव्य शक्ति तो वही रहेंगे जो सिंपल है। 5 में निर्देश देने की शक्ति है, उद्योग को चालू रखना बंद करने सारे निर्देश दे सकता है। ठीक है, 5 में अपील के लिए एनजीटी है, याद रखेंगे। 6 में पर्यावरण सुरक्षण, ये सब 6 का काम करिए। 7 में उद्योग के लिए, 8 में प्रसंस्करण पदार्थ। ठीक है, अब देखो 10 11 इंपॉर्टेंट है, 10 आया भी था, याद रखेंगे। 10 में क्या है, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां। ओके, 10 में क्या है, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां। 10 बस से प्रवेश करेंगे ऐसे याद रखना, तो याद रहेगा ये। तो 10 में वही था, केंद्र सरकार एक अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त करेगी जो संस्थान में प्रवेश कर सकती है। प्रवेश करने के बाद वो जांच के लिए नमूना लेगी, मतलब जांच कर सकती है, वहां पर मानक चेक करेगी कि वहां पर जो इस अधिनियम के तहत मानक है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। और वहाँ जो है अन्य जो निर्देश है उसका चेक करेगी कि सब पालन हो रहा है, जैसे मजदूर सुरक्षा संबंधित, वहाँ पर जो उत्सर्जन संबंधित, ये सारी चीजें। इसके बाद फिर 11 में नमूना लिख सकती है। तो मैं बोला था एक से एक नमूना होते हैं दुनिया में, तो एक और एक 11 ऐसे याद रखेंगे आप नमूना लिख सकती को। और 11 के तहत नमूना लिख सकती में क्या क्या चाहिए, तो पहला तो ये कि केंद्र सरकार नियुक्त करे किसी अधिकारी को, पहला ये। दूसरा, कुछ सैंपल वो ले सकती है, सैंपल के तहत जल, वायु, मृदा और वहाँ के जो अन्य चीजें हैं उसका ले सकता है। इस नमूने को विधिक कार्रवाई हेतु साक्ष्य रूप में स्वीकार किया जाता है। बस कंडीशन ये है कि 2-3, पहला कंडीशन ये है कि वो जो है नमूना उस अधिष्ठाता के मतलब फ्रंट में सामने हो लेना चाहिए, उसको पता होना चाहिए नमूना लिया जा रहा है, सील बंद होना चाहिए और प्रायोगिक प्रयोगशाला से ही, प्रमाणिक प्रयोगशाला से चेक किया जाना चाहिए। 3-4 चीजें हैं। 12 में पर्यावरण प्रयोगशाला के बारे में है, प्रयोगशाला स्थापना कर सकती है, मान्यता दे सकती है आदि। 13 में सरकारी विश्लेषक है। और इंपॉर्टेंट जो है 15 है कि जो शास्ति दी गई है, तो शास्ति कितना है, 15 में शास्ति है 5 वर्ष और 1 लाख रुपए जुर्माने, और 7 वर्ष अगर कंटिन्यू 1 साल तक रहता है 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से। ठीक, इसके अलावा सरकारी विभागों द्वारा अपराध तो विभागाध्यक्ष दोषी माने जाते हैं डायरेक्ट, और साबित कर दे तो नहीं होता। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। होप सो आपको समझ आया हो। आगे बने रहिए, आगे के एक्ट जो बचे हैं उसको और जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। ठीक।